स्टूडेंट्स हम लोग 8085 इंटेल माइक्रो प्रोसेसर स्टडी कर रहे थे। एक थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज एक बहुत ही लॉन्ग गैप हो गया है क्लासेस में। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग फोकस करें। तो हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट करी थी, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और इस यूनिट में हमें 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पेन डायग्राम, इसका आर्किटेक्चर, फिर इसकी इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं, तो ये सारी डिटेल्स हम लोगों को इस यूनिट 2 में स्टडी करनी है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या चीज़ें स्टडी कर ली हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा 8085 का कि क्या स्पेशल फीचर्स हैं 8085 के, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर 8085 है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि जो फर्स्ट लाइन है, इंटेल 8085 इज एन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, बिकॉज हर एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ में ये नंबर ऑफ बिट्स लिखी जाती है कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर। एंड ये जो 8 बिट है, इट रिप्रेजेंट्स कि इस पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर में इतने बिट्स की डेटा लाइन है। मीन्स जो डेटा एक्सेस होगा वो 8 बिट का डेटा एक्सेस हो सकता है एट अ टाइम थ्रू डेटा बस। तो ऐसे ही अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर की के साथ में लिखा है कि ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इट मीन्स कि उसमें 16 बिट की डेटा बस है। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट यूनिट 3 में स्टडी करेंगे 8086, तो वो हमारा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और उसमें 16 बिट की डेटा बसेस यूज़ होती हैं। तो उसमें हम एट अ टाइम 16 बिट का डेटा कॉल कर सकते हैं और उसको उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। देन फिर दिस माइक्रो प्रोसेसर हैज़ 40 पिन। तो आप लोगों को पता है कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं वो आईसी फॉर्म में आते हैं, और जब भी कोई माइक्रो प्रोसेसर है या कोई भी आईसी है तो वो मोस्टली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में होती है, नॉट ऑलवेज। बट 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे तो इस तरह की रेक्टेंगुलर आईसी होती है। एंड अगर इसका टॉप हम इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं तो हम लोग काउंटिंग यहाँ से करते हैं, एंड जो इसकी लेग्स होती हैं वो इसी तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। और इन्हीं पिन्स में हम कनेक्शंस करते हैं, इन्हीं पिन्स के थ्रू काउंटिंग करते हैं। तो फर्स्ट पिन यहाँ पर है, देन फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन अप टू 20 पिन आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेंगी। फिर नेक्स्ट जो पिन्स होंगी वो इधर राइट हैंड साइड पर होंगी, एंड काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 21 एंड इट गोज अप टू 40। इस तरह से ये टोटल 40 पिन्स माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं। इट यूजेस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई फॉर ऑपरेशन। इसकी क्लॉक 3 मेगाहर्ट्ज़। ऐसे ही क्लॉक साइकिल जो है वो 320 नैनो सेकेंड्स की है। मीन्स एक क्लॉक साइकिल कंप्लीट होने में 320 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स लगते हैं। दैट इज़ वाई ये माइक्रो प्रोसेसर इतना स्पीडली वर्क करता है कि कोई भी ऑपरेशन के लिए आपने डेटा इनपुट किया एंड तुरंत आपको आउटपुट मिल गया। तो ये तो कुछ स्पेशल फीचर्स हो गए। इसके बाद में जैसे कि हम अगर इसके आर्किटेक्चर पर जाते हैं तो ये इसका आर्किटेक्चर है। अब इस आर्किटेक्चर में कुछ स्पेशल ब्लॉक्स हैं इसके, लाइक जैसे जो हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एक ही हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, एक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इस यूनिट का काम क्या है कि जो भी टास्क, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो इसी यूनिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है परफॉर्म करना। देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंट्रोल सिग्नल्स, लाइक जैसे रेडी सिग्नल्स हो गए, या किसी भी डिवाइस को जैसे रीड राइट ऑपरेशन करना है तो
इस तरह के जो भी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं वो इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से जनरेट होते हैं। इसके बाद फिर रेस्ट जो भी हैं ये सारे हमारे रजिस्टर्स हैं जो कि स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं, कुछ स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं, और इन रजिस्टर्स का काम है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना, क्योंकि जब भी एलयू को कोई भी ऑपरेशन करना है लाइक एडिशन करना है तो इट नीड्स टू डेटा टू ऐड, एंड दो डेटास को ऐड करने के लिए इट रिक्वायर टू रजिस्टर्स टू स्टोर देम, एंड देन फिर उसको एक रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर करना होगा। तो ये ऑपरेशन करने के लिए कुछ रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से समटाइम्स हमें 16 बिट के डेटा को भी ऑपरेट करना होता है, तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये बी सी है, इन दोनों को कंबाइन करके, ये दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, दोनों को कंबाइन करके 16 बिट की तरह यूज़ कर लेते हैं। डी ई को इसी तरह, और एच एल, इन सबको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे जैसे एक्यूमुलेटर हो गया, टेम्परेरी रजिस्टर हो गया, स्टेटस फ्लैग हो गया, और ये जो रजिस्टर्स हैं बी सी डी ई एच एल, ये सारे 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। इसके अलावा फिर जैसे स्टैक पॉइंटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, ये 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है मेमोरी से। आफ्टर दैट उस इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होती है, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती है जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो यहाँ पर एक नीड हमें होती है एक डिकोडर की, एंड दिस डिकोडर converts the instructions written in assembly language to machine language, and after that जैसे ही कन्वर्जन हो जाता है मशीन लैंग्वेज में, देन फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट उसके अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म। बाकी डिटेल में तो हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। इसके बाद फिर इसका पिन डायग्राम भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी पिन है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये फ्लैग्स जो हैं स्टेटस फ्लैग्स, हम लोगों ने इसको भी डिटेल में स्टडी किया था। तो 8 बिट का रजिस्टर होता है, और 8 बिट के रजिस्टर में एक एक बिट को हम एक एक स्टेटस फ्लैग की तरह यूज़ करते हैं, एंड इन 8085 देयर आर ओनली 5 स्टेटस फ्लैग्स। रेस्ट जो 3 बिट्स बचती हैं वो आपकी अनडिफाइंड बिट्स हैं, और उनकी पोजीशंस भी यहाँ पर शो की गई है कि कौन कौन सी पोजीशन के बिट्स जो है वो अनडिफाइंड है। रेस्ट रिजल्ट में कैरी जनरेट हो रहा है, रिजल्ट का पैरिटी स्टेटस क्या है, ऑक्सिलरी कैरी यानी जो थर्ड बिट है उससे अगर कैरी जनरेट हो रहा है, रिजल्ट हमारा 0 आ जा रहा है तो उसको भी स्टेटस में शो करना है। देन साइन स्टेटस शो करता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टेटस फ्लैग में शो करते हैं, एंड दीज फ्लैग्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसके बाद में जो भी रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के बेसिस पे ये फ्लैग सेट या रिसेट होते हैं। देन फिर पिन डायग्राम देख लेते हैं। ये यहाँ पर 40 पिन का कंप्लीट पिन डायग्राम गिवन है। दिस इज़ द पिन डायग्राम ऑफ 8085, और किस नंबर पे कौन कौन सी पिन्स हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं। आपको ये नंबरिंग याद रखनी है कि किस नंबर पे कौन सी पिन है। जब भी पिन डायग्राम पूछा जाएगा तो ये वाला पिन डायग्राम आप लोगों को बनाना होगा। ये भी पिन डायग्राम है, बट ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर से मैप करता हुआ पिन डायग्राम है। ये हमने इस तरह से इस पिन डायग्राम को डिज़ाइन किया गया है सो दैट कि हम जो सेम टाइप के सिग्नल्स हैं उनको एक साथ लिख करके इनकी वर्किंग को समझ सके। दैट इज़ वाई इस पिन डायग्राम को थोड़ा सा आर्किटेक्चर वाइज यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एड्रेस बस और एड्रेस डेटा बस को एक साथ रख दिया गया है। ऐसे ही जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं उन कंट्रोल सिग्नल्स को एक साथ शो किया गया है कि सो दैट कि आप ये भी आइडेंटिफाई कर पाएँ कि टोटल कितने कंट्रोल सिग्नल्स हैं और वो कौन कौन से हैं। इसी तरह से कुछ एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं। तो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में क्या होगा कि ऑलवेज इनकी डायरेक्शन इनवर्ट टू द माइक्रोप्रोसेसर होगी, एंड कंट्रोल सिग्नल्स ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर होंगे। डेटा बस बाई डायरेक्शनल, एड्रेस बस आउटवर्ड इन डायरेक्शन। इसके बाद फिर
सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं जिनमें हम सीरियली डेटा को जिनसे हम इनपुट ले सकते हैं या आउटपुट दे सकते हैं। इसके बाद दो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी यूज़ होते हैं, एक इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए, एक होल्ड को एक्नॉलेज करने के लिए। देन एक क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करते हैं टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंसी फॉर माइक्रोप्रोसेसर। वीसीसी वीएसएस सप्लाई के लिए यूज़ हो रहे हैं। रिसेट सिग्नल डिवाइसेस को रिसेट करने के लिए यूज़ होता है। एंड ये जो क्लॉक सिग्नल है, दिस क्लॉक सिग्नल इज़ used to provide clock signal to the external or peripheral devices connected to the microprocessor. इसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज़ की हम लोगों ने बात की थी कि कितने साइज़ की इंस्ट्रक्शंस होती है। तो यहाँ पर 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब 1 बाइट की भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, 2 बाइट की और 3 बाइट की। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पर शो किए गए हैं। मूव ए कॉमा बी, एड बी एंड आर एल। 1 बाइट का मतलब क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन रिटन है, इस इंस्ट्रक्शन को जब मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाएगा तो इट रिक्वायर्स 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट दिस इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से ये 8 बिट की हमारी इंस्ट्रक्शन है। दैट इज वाई इसे एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन कहते हैं, बिकॉज 1 बाइट कंटेन्स 8 बिट्स ऑफ डेटा। और इसी को हम हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हम इसको लिखते हैं 78H से। सेम ऐड बी हो गई, आर एल हो गई, ये इंस्ट्रक्शंस हो गई। देन फिर 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं MVI B, 05 IN01 DB01। मीन्स इस टाइप की इंस्ट्रक्शन में जनरली आपको जो है एक 8 बिट का डेटा अलग से रिटर्न मिलेगा। मीन्स कि 8 बिट का ये आपका इंस्ट्रक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया और 8 बिट का डेटा का। तो टोटल कितना हो गया 16 बिट्स। एंड 16 बिट्स का मतलब हो गया कि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो जब भी आप 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो मोस्टली आपको इसमें 16 बिट का डेटा यहाँ पर मिलेगा एंड रेस्ट जो 8 बिट्स हैं वो आपके इंस्ट्रक्शंस की हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर 24 बिट्स हो गई एंड 24 बिट्स का मतलब हो गया कि इट इज़ ऑफ 3 बाइट। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। तो इस तरह से ये 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस 8085 में होती हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, अभी डिटेल में बाकी इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर हम लोगों को जो टॉपिक स्टडी करना है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल से मतलब क्या है कि जैसे कि हम क्लॉक पल्सेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि कितनी क्लॉक पल्स यानी कितनी साइकिल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल की जैसे हम बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ ए फैच साइकिल एंड एन एग्जीक्यूट साइकिल। तो 2 साइकिल्स होती हैं। फैच साइकिल का मतलब क्या है कि डेटा को फैच किया जा रहा है। इन अ फैच साइकिल सीपीयू फैचेस ऑपकोड, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में रिटन है उनको कॉल किया जाता है मेमोरी से और वो इंस्ट्रक्शंस आपके इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आती हैं। तो फर्स्ट टास्क तो माइक्रो प्रोसेसर का यही हो गया कि उसे सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस को कॉल करना है, बिकॉज जब तक इंस्ट्रक्शंस कॉल नहीं होगी तब तक कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो फर्स्ट साइकिल इज ऑलवेज अ फैच साइकिल। फिर नेक्स्ट हमारी जो साइकिल होती है वो क्या होगी, वो होगी हमारी एग्जीक्यूट साइकिल। एक बार हमें ऑपकोड मिल गया तो उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन का। तो इस तरह से ये जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट होती है इन 2 पार्ट्स में। IC instruction cycle is equals to fetch cycle plus execute cycle. Sorry.
थोड़ा सा डिटेल भी है, जैसे कि बताया कि पहला ऑपरेशन जो है वो फैच ऑपरेशन होता है। तो ऑलवेज जो भी फर्स्ट बाइट होगी इंस्ट्रक्शन की वो क्या होती है, ऑप कोड होती है। ये हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा है कि जो भी फर्स्ट बाइट है वो हमारा, जैसे एमओवी हो गया, ऐड हो गया, तो ये सारे क्या है, ये जो भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारे क्या होता है, फर्स्ट बाइट जो है वो ऑप कोड है। तो हमने ये एग्जांपल भी देखा है कि एन इंस्ट्रक्शन में बी मोर देन वन बाइट लॉन्ग, वन बाइट से भी ज़्यादा की भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद जो अदर बाइट्स होंगी, इसके बाद की बाइट्स होंगी, वो हमारे फिर ऑपरेंड जो भी है ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करेगी, उसके एड्रेस को, या फिर जो भी ऑपरेंड होगा। तो जो फर्स्ट साइकिल हो गया फैच ऑपरेशन, तो फैच ऑपरेशन में इसे क्या करना है, ऑप कोड यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है उनको फैच करना है, उनको कॉल करना है। तो फॉर दैट पर्पज इज रिक्वायर्स अ प्रोग्राम काउंटर, because program counter holds the memory address of next instruction to be executed। तो प्रोग्राम काउंटर पे यहाँ पर रोल आ जाएगा कि प्रोग्राम काउंटर का में जो एड्रेस स्टोर होगा उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो फैच ऑपरेशन है ये हमारा स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है। देन फिर एग्जीक्यूट ऑपरेशन में क्या होगा कि इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो एग्जीक्यूशन साइकिल में पहला काम हमें क्या करना है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगी उसके बाद में फिर द फर्स्ट वर्क इज टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिकोडिंग का भी काम हो रहा है। जो भी असेंबली लैंग्वेज कोड्स आ रहे हैं उन कोड्स को कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में। तो माइक्रो प्रोसेसर कन्वर्ट्स assembly language into machine language। So, and after this instruction is decoded into machine language, then execution begins। after that फिर execution का process होगा। अब execution में as per command, जो भी command microprocessor को मिली होगी उस command के according फिर execution हो जाएगा। if it requires any type of data, then data is called from IO or memory device। और अगर डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एज पर इंस्ट्रक्शन जो भी टास्क, कुछ कनेक्टिविटी इशू हो गया था स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा फैच ऑपरेशन हो गया, सेकंड एग्जीक्यूट ऑपरेशन हो गया। एंड तो टोटल हमारे पास में एक तरह से देखा जाए तो तीन टास्क माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है। पहला फैचिंग का, सेकंड डिकोडिंग का, एंड थर्ड फिर एग्जीक्यूशन का। तो इस तरह से माइक्रोप्रोसेसर किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है। यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन साइकिल शो की गई है जिसमें कि फर्स्ट ऑपरेशन आपको शो किया गया है फैच ऑपरेशन यानी फैच साइकिल, और सेकंड फिर एग्जीक्यूट साइकिल। तो यहाँ पर तीन क्लॉक साइकिल्स का टाइम लग रहा है एफसी में, फैच साइकिल में तीन क्लॉक साइकिल्स, एंड दो क्लॉक साइकिल्स का टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन में। एंड जब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो टोटल 5 क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। एंड ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल इंक्लूड किया गया है, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो ठीक है, वही चीज़ें हैं कि पहले एक फैच साइकिल है, देन फिर एग्जीक्यूट साइकिल है।
यहाँ पर आपको फेच साइकिल का थोड़ा सा डिटेल दिया गया है कि किस तरह से ये 3 क्लॉक साइकिल्स में वर्क कर रहा है। बिकॉज फेच साइकिल तो ऑलवेज एक तरह से ये कह सकते हैं कि फिक्स ही रहेगी, क्योंकि फैचिंग ऑपरेशन जो है हमारा इंस्ट्रक्शन फैच करने का वर्क है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहला टास्क क्या होता है कि सेंड एड्रेस टू मेमोरी। जो भी प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस स्टोर्ड होगा उसको मेमोरी में सेंड किया जाता है, सो दैट कि उस लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन सेव है उस इंस्ट्रक्शन को कॉल किया जा सके। फिर सेकंड जो टास्क है वो क्या होता है कि गेट ऑपकोड फ्रॉम मेमोरी। तो अब उसके बाद में मेमोरी गेट्स ऑपकोड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। फिर मेमोरी सेकंड क्लॉक साइकिल में क्या करती है, जो भी ऑपकोड है उसको वहाँ से फैच करेगी एंड देन फिर ट्रांसफर दिस ऑपकोड टू माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरह से ये 3 क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है, ये 3 टास्क परफॉर्म होते हैं फेच साइकिल में। और जो एग्जीक्यूशन साइकिल है, एग्जीक्यूशन साइकिल जो अभी 2 क्लॉक साइकिल दिखाई गई थी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, बिकॉज एग्जीक्यूशन में समटाइम्स वी डू नॉट रिक्वायर टू कॉल डेटा फ्रॉम आईओ डिवाइस और मेमोरी, एंड समटाइम्स we need to call data. So if we have to call data from IO device or memory location, then जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स हैं इन एग्जीक्यूट साइकिल वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। बट इन केस कि कोई भी डेटा को कॉल नहीं करना है, जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसमें डेटा को एक्सटर्नल डिवाइसेस से कॉल नहीं करना पड़ता है, जैसे कि मूव ए कॉमा बी हो गया, तो उसमें हमें बाहर से डेटा को कॉल नहीं करना है, इंटरनली ही ऑपरेशन होना है, तो इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। सिमिलरली जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने अभी इससे पहले भी देखी थी, RAL, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। तो इन दैट केस क्या है, अगेन हमें कोई भी डेटा को बाहर से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनली ही जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको रोटेट कर दिया गया। तो इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। तो दैट इज़ वाई जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में ऑलवेज नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है मशीन साइकिल एंड स्टेट का। तो अब मशीन साइकिल क्या है, तो जो भी हम लोग नेसेसरी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑपरेशन में, आइदर फ्रॉम मेमोरी और आईओ डिवाइस, मीन्स जब हम डेटा को कॉल कर रहे हैं, तो इट कंस्टिट्यूट्स अ मशीन साइकिल। मीन्स कि जैसे कि हमने मेमोरी से फेच का ऑपरेशन किया, या किसी डेटा को रीड किया, या किसी डेटा को राइट किया, तो ये सारी चीज़ें हमारी मशीन साइकिल्स में आती हैं। अब इन मशीन साइकिल्स के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यानी कौन कौन से सिग्नल्स होने चाहिए। अब जैसे कि इनपुट रीड राइट ऑपरेशन करना है तो वो आइदर आईओ डिवाइस से होगा या मेमोरी से होगा, तो इस पिन का यहाँ पर यूज़ होगा टू एक्टिवेट आइदर आईओ डिवाइस और मेमोरी। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर हम फैचिंग का काम कर रहे हैं, और फैचिंग का काम तभी हो पाएगा जब हम प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को एड्रेस बस में डाल करके उसके बाद मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को कॉल करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड एड्रेस लैच इनेबल टू इनेबल द एड्रेस बस। नेक्स्ट फिर रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है, तो ये जो सिग्नल्स हैं रिलेटेड टू कि हमें मेमोरी से डेटा को कॉल करना है या इनपुट आउटपुट डिवाइस से कॉल करना है, तो ये सारे सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती हैं इन केस ऑफ मशीन साइड। और जब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करते हैं, तो एन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल मशीन साइकिल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात कर रहे हैं तो उसमें एक नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स हो सकती हैं, 1 2 3 4, डिपेंडिंग अपॉन की इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट हो रही है। इंस्ट्रक्शन जितनी लॉन्ग होगी, या ये कह सकते हैं कि जितना हैवी टास्क परफॉर्म कर रही होगी, उतनी ज़्यादा मशीन साइकिल्स लगेगी। तो ऑपकोड
ऑपकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड इन द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो पहला काम क्या है, ऑपकोड फेच का। तो ये पहली मशीन साइकिल हमारी हो गई जिसमें कि ऑपकोड को फेच किया जा रहा है। तो इसमें 3 क्लॉक साइकिल्स भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर ओनली वन मशीन साइकिल। अगर सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक ही मशीन साइकिल में फेचिंग का काम उसमें हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जब 2 और 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो दे रिक्वायर मोर देन वन मशीन साइकिल, क्योंकि इनका क्या है, इनका जो इंस्ट्रक्शन है ये मतलब साइज़ में लार्ज हैं। 2 बाइट में, 3 बाइट में हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें हमारे पास में डेटा भी है जिसको कि हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस से कॉल करना है। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन जो है इनमें मशीन साइकिल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा ज़रूरत होती है। And additional machine cycles are needed to read data or to write data into the memory और IO devices, जो कि अभी हमने आपको बताया था। अब वही चीज़ यहाँ पर एक एग्जाम्पल में शो की गई है। एग्जाम्पल क्या लिया गया है, MVI R कॉमा डेटा। तो यहाँ पर एक इमीडिएट डेटा गिवन है, 8 बिट का डेटा होगा और किसी एक रजिस्टर में हमें इस डेटा को मूव करना है। तो मूव इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर आर, यानी कि कोई भी रजिस्टर ABCDE कोई भी रजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ एक जनरल फॉर्म दिया गया है। तो अब यहाँ पर शो किया गया है कि फर्स्ट टास्क क्या होगा कि ऑपकोड को फेच किया जाएगा। तो MVI जो इंस्ट्रक्शन है इट रिक्वायर 4 क्लॉक साइकिल्स। फिर सेकंड में क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट, और ये 3 क्लॉक साइकिल्स में काम है। तो इस तरह से टोटल 2 मशीन साइकिल्स यहाँ पर लग रही हैं टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन साइकिल। यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट हो रहा हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी हैं 8085 की इंस्ट्रक्शंस। तो अब जब हम इंटेल 8085 इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम लोगों को यहाँ स्टडी करनी है। और यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं इंस्ट्रक्शंस के। उन ग्रुप्स में इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड किया गया है। तो इसमें से जैसे कि हम 8085 इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बट जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, बेगिनर की बात करते हैं या एक नॉर्मल यूज़ की बात करते हैं तो जो मोस्टली इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं वो ये इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रही है जो यहाँ पर लिखी हुई है। ये सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, जैसे मूव करना हुआ डेटा को, या लोड करना हुआ एक्यूमुलेटर में इस तरह से, या किसी डेटा को जंप करना है। तो ये कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। बट हम लोग तो सभी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर देखेंगे, उनका एग्जांपल देख लेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ग्रुप है वो ग्रुप है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। मीन्स इस ग्रुप में जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा होगा। तो मूव डेटा या मूव द कंटेंट ऑफ वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, तो यही काम यहाँ पर होना है। मीन्स डेटा मूव होना है। अब इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस है। तो
पहली इंस्ट्रक्शन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, MOV R1, R2। इट मीन्स कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हमको डेटा को मूव करना है, दोनों 8 बिट के रजिस्टर से। टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है, R2 से R1 में। ये हमने पहले भी बताया कि डायरेक्शन इज ऑलवेज लाइक दिस। जो बाद में लिखा है उसको हमें मूव करना है प्रीवियस वाले में। तो ये फ्लो होगा डेटा का। तो R2 से डेटा को R1 में ले जाना है। नंबर ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 4 स्टेट्स की। ये जो इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर मूव वाली इंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें कोई भी फ्लैग सेट या रिसेट नहीं होते हैं। सिर्फ डेटा को हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव कर देते हैं। और जो एड्रेसिंग यहाँ पर यूज़ होती है वो रजिस्टर एड्रेसिंग यूज़ होती है, जो कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। तो रजिस्टर एड्रेसिंग यहाँ यूज़ होती है। मशीन साइकिल, सिर्फ एक मशीन साइकिल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी डेटा बाहर से हमें कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डेटा को मूव कर देना है यहाँ पर। तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 इज मूव टू रजिस्टर R1। ये एक्सप्लेनेशन हम इसलिए भी आप लोगों को बता रहे हैं कि कभी कभी इंस्ट्रक्शंस इसी तरह से गिवन होती है और उनके बारे में पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या वर्क कर रही है या इस इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करिए। तो एट दैट टाइम यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन 3 और 4 लाइन्स, एंड उस एक्सप्लेनेशन में आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन हमें क्या लिखनी है कि यहाँ पर वर्क क्या हो रहा है, लाइक जैसे कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 इज मूव टू रजिस्टर R1। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक लिया गया MOV A, B। तो जब हम MOV A, B की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि डेटा ऑफ रजिस्टर B इज मूव इन रजिस्टर A। तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू रजिस्टर A मूव कर दिया गया, और यही अगर मूव B, A कर देंगे तो जस्ट रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रजिस्टर B में मूव किया जाएगा। नेक्स्ट फिर टाइम की जैसे बात की थी कि एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहे हैं, तो 4 क्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है इसको। यहाँ पर जैसे 4 स्टेट्स लिखा हुआ है, एंड 1 क्लॉक पीरियड इज कॉल्ड अ स्टेट। जो स्टेट हम बोल रहे हैं तो एक क्लॉक साइकिल को स्टेट बोला जाता है। फ्लैग्स कोई भी अफेक्टेड नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इसी तरह से बाकी भी इंस्ट्रक्शंस में हम लोग स्टडी करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट है MOV R, तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में जो डेटा स्टोर है उसको इस रजिस्टर में मूव करना है। और मेमोरी से अगर हमें डेटा को मूव करना है तो वी रिक्वायर अ एड्रेस, और वो एड्रेस कहाँ से मिलेगा, हमें HL पेयर से एड्रेस मिलेगा। तो क्या करना है हमें, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू रजिस्टर। अब इस केस में क्या है, अगेन जो नंबर ऑफ स्टेट्स है यानी नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट है वो 7 की है। यहाँ पर भी मूव ऑपरेशन में कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं करते हैं। एड्रेसिंग है रजिस्टर इनडायरेक्ट, मशीन साइकिल्स 2 लगेंगी यहाँ पे, एंड कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन HL पेयर इज मूव टू रजिस्टर R। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो भी डेटा है उसको मूव करते हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ अगर हमें ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करानी है तो हमें सबसे पहले HL पेयर में कोई एड्रेस भी स्टोर करना होगा। अगर हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का तो वर्क समझ लिया, लेकिन इंस्ट्रक्शन किस तरह से वर्क करेगी उसके लिए हमें इस एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या किया गया है कि LXI H 2000H,